हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडियाज एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल शनीलप आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी, बताइए आप सभी कैसे हैं और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, रेगुलर चल रही है या नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है ज़रूर बताएं। और अपनी उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके, जब तक प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आलस को या आप नहीं पढ़ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। तो उसको एक्सेप्ट करें जल्दी से, और जल्दी से अपनी पढ़ाई को रूटीन में लेके आएँ, अगर रूटीन में नहीं है तो। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर पहली बार आए हैं तो एजुकेशनल चैनल द फीडियाज एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, यूट्यूब पर। उसके अलावा आप फेसबुक और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जहाँ पर डेली क्विज जो है आपको मिल जाएंगे, डेली क्विज जीएस के भी और बाकी सब्जेक्ट के भी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर ले। और इसके डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे चैनल को फॉलो कर ले। जीएस किसी भी एग्जाम की हो, आप उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस की क्लास अब रेगुलर है, तो रेगुलर क्लासेस जीएस आप करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए, बाकी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्विज और क्लासेस का शेड्यूल मिलता रहेगा, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें। 9 बजे, रात को 9 बजे साइकोलॉजी की क्लास होती है, जो कि सीडीपी साइकोलॉजी, जो आपके टीचिंग एग्जाम में, किसी सभी एग्जाम में आती है, उससे रिलेटेड क्लासेस के लिए आप 9 बजे ज़रूर क्लास अटेंड करें गोविंद सर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से देते हुए, राम की शक्ति पूजा एक कविता है। उस राम की शक्ति पूजा में ये कोटेशन दी गई है, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई कविता है। जब राम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तब जामवंत उनको ये बात कहते हैं कि आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। और जब राम रो रहे थे तो एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो उत्तर देते हैं, मतलब मेहनत का उत्तर मेहनत से, और तपस्या का उत्तर तपस्या से, स्ट्रगल का उत्तर स्ट्रगल से देने के लिए। और वो दिन आज ही है, द डे यू आर वेटिंग फॉर इज टुडे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द हीट इन सनरेज वी फील आर ड्यू टू, सूरज की किरणों के अंदर जो गर्मी हम फील करते हैं वो किसके कारण होती है? अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इंफ्रारेड रेज, या रेडियो वेव्स, या गामा रेज। सूरज की किरणों में जो हम हीट फील करते हैं, यानी कि जो गर्मी फील करते हैं, वो किसके कारण होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। अल्ट्रावायलेट रेज को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। ठीक है, हिंदी में पूरा ट्रांसलेट नहीं है इसलिए। इसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, उसके लिए यूज किया जाता है। जो व्हाइट लाइट दिखती है उसके लिए, विजिबल लाइट के लिए यूज किया जाता है। इंफ्रारेड किरणों को अवरक्त किरणें कहा जाता है, अवरक्त किरणें। ठीक है, अब देखिए, रेडियो वेव्स और ये गामा रेज, इनको तो यही कहते हैं। तो कौन सी किरणों की वजह से हमें गर्मी फील होती है? तो सही आंसर इसका है इंफ्रारेड रेज, इनकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, इनकी वजह से ये पेनिट्रेट कर जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर और नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाकी पे क्वेश्चन आएगा, अभी एक्सप्लेन कर देंगे तो फिर वो सस्पेंस नहीं रहेगा। सर सीवी रमन वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ, सीवी रमन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बाद में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी इसके बाद दिया गया। तो सीवी रमन भारत के एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट के लिए। बाद में उनको भारत रत्न भी मिला। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, क्या इस फिनोमेना के लिए मिला था? या डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, या फिर इसको प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे परकिरणन कहते हैं, परकिरणन, प्रकाश का प्रकीर्णन, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन से फिनोमेना के लिए ये मिला था इनको? तो ये सही राइट आंसर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जो है जब एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उसकी स्कैटरिंग होने लग जाती है, और पहली स्कैटरिंग में ये आसमान में जो स्कैटरिंग होती है, इसकी वजह से नीला कलर का आसमान दिखाई देता है। ठीक है, और इसी की परछाई जब किसी वाटर बॉडी में दिखती है
तो इस वजह से वो वाटर बॉडी ब्लू कलर की दिखाई देती है, पानी ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और सुबह और शाम जो सन रेड कलर का दिखाई देता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि दोपहर में तो सन हमारे सिर पे होगा तो ये डिस्टेंस कम कवर करना पड़ा, लेकिन शाम को डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है। सेम चीज़ सुबह भी डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से वो स्कैटरिंग लाइट स्कैटर होते होते विब ग्योर से स्कैटर होते होते फाइनली रेड कलर तक आ जाती है, बाकी सब स्कैटरिंग हो जाती है, टूट जाती है लाइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉन्ड अपीयर्स शैलोअर व्हेन इट इज व्यूड फ्रॉम द टॉप ड्यू टू, जब हम किसी वाटर बॉडी को या तालाब को ऊपर से देखते हैं तो ये कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, टोटल इंटरनल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जो आपने देखा है डायमंड के अंदर आपको ये बताया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के कारण। और इंटरफेरेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, आप जानते हैं तो जरूर बताएं। तो परावर्तन के कारण होता है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, या फिर अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो इसका फिनोमेना आपको जब किसी, मैंने बताया था कि किसी बीकर के अंदर जब हम पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल हमें मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, तो यहाँ पर एक चीज़ ये बताई थी। दूसरा इसके एक और क्वेश्चन आता है कि पानी के अंदर अगर हम कोई सिक्का रख दे तो वो ऊंचा दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू जहाँ पे वो रखा है। तो इस सभी के कारण, और पानी का तल ऊंचा क्यों दिखाई देता है और तालाब कम गहरा क्यों दिखाई देता है, इन सभी का कारण रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई सिक्का यहाँ पे रखा है, तो और हम ऊपर से बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ से सिक्के से लाइट बाहर जाएगी, और क्योंकि बाहर रेयर मीडियम है और अंदर डेंस मीडियम था, ये डेंस मीडियम था, तो डेंस मीडियम से जब कोई लाइट जाती है बाहर की तरफ, ठीक है, तो वो इस नॉर्मल से अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है, तो हमें ये यहाँ पर दिखाई देगी, हम यहाँ से इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें लगेगा सीधी लाइन खींच के कि यहाँ से शायद ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो सेम चीज़ ये सिक्के में भी होता है, सेम पेंसिल में भी होता है, तो इसकी वजह से हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये चीज़ होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म शो 7 कलर ड्यू टू विच वट, प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश 7 रंग दिखाता है, ऐसा क्यों होता है, किसके कारण ऐसा होता है? स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, या डिस्पर्जन, कौन से कारण, किस कारण से होता है बताइए? प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश 7 रंग का दिखता है, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, या डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, बताइए। स्कैटरिंग तो आपको बता ही दिया, पर किरणन, जब प्रकाश की किरणें टूटने लग जाती हैं उसको कहते हैं स्कैटरिंग। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, यानी कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपनी दिशा चेंज कर लेती है थोड़ा सा। मान लीजिए ये बीकर का ही हम बात करें, तो अगर लाइट जो है ये डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, या पानी है और ये रेयर मीडियम है, तो जब लाइट पास करती है इस मीडियम से इस मीडियम में, तो ये इसको कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब जिसको कहते हैं। इस नॉर्मल से अगर ये इस डायरेक्शन में जा रही डेंस से, तो ये इससे दूर हट जाएगी, थोड़ा सा, जानी तो सीधी थी लेकिन इससे थोड़ा अभिलंब से, इस अभिलंब से थोड़ा दूर हट गई है। इसका अपोजिट ये होता है कि अगर रेयर मीडियम से वो, यहाँ पर रेयर मीडियम है और यहाँ पर डेंस मीडियम है, अगर वो अपोजिट हो रहा है, ठीक है, लाइट रेयर से डेंस में जा रही, तो सीधी तो ये ऐसे जानी थी, लेकिन ये थोड़ा सा अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि एक ही मीडियम में वापस लाइट मुड़ जाए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट हुई है, ठीक है, और इसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है जब लाइट 7 रंगों में जो है, इसको तो परावर्तन कहते हैं, जब लाइट 7 रंगों में विभाजित हो जाए, जिसके कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सभी फिनोमिना आपको समझ में आ गए होंगे, आगे भी किसी
क्वेश्चन में होंगे तो आपको जरूर करवाएंगे। विच रेडिएशन फ्रॉम सन आर ट्रैप्ड बाय ओजोन इन अपर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। सूर्य से कौन से वो विकिरण है जो वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन में फंस जाते हैं। मतलब सन से बहुत सारे तरह के रेडिएशंस आते हैं। विजिबल रेडिएशंस भी आते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आते हैं, अल्ट्रावायलेट भी आते हैं, और स्पेस के दूसरे रेडिएशन, ये तो नहीं, स्पेस रेडिएशन का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इसको तो वैसे ही काट दे। तो कौन से ऐसे रेडिएशन है, अर्थ की बहुत सारी लेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ड्रा करके बताता हूँ। मान लीजिए ये अर्थ है, तो सबसे पहली जो लेयर है अर्थ की, उसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में कहते हैं शोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, तूफान आना, बादल बनना, बारिश होना, बिजली चमकना, सब कुछ इसी के अंदर होता है, यानी कि क्षोभ मंडल के अंदर होता है। उसके बाद समताप मंडल के अंदर ओजोन गैस होती है। ये ओजोन गैस जो है सन से आने वाले रेडिएशन है जिनका नाम है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं। इन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करती है, और ये पराबैंगनी किरणें बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती है। और शॉर्ट वेवलेंथ की जो किरणें होती हैं, ये पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है ना, कम तरंग दैर्घ्य की ये तरंगे होती हैं, जिनकी वजह से ये हमारे बॉडी के अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा ली होती है। और ये पेनिट्रेशन पावर के साथ ये बॉडी में जब जाते हैं तो बॉडी टिश्यू को नुकसान बहुत पहुंचाती है, ठीक है। और बॉडी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने की वजह से वहाँ पर कैंसर के कारण होता है, स्किन कैंसर हो जाता है, आंखों का कैंसर हो जाता है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि बस एनिमल टिश्यू को ही ये नुकसान पहुंचाती है, ये प्लांट टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाती है, प्लांट को भी नुकसान, उनकी वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो ये ओजोन जो है इनको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। ओजोन ऑब्जर्व कर लेती है। ओ टू का ऑक्सीजन दो फॉर्म में मिलती है, एक O2 और एक O3। तो ये ओजोन जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचता ऑन द अर्थ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। न्यूक्लियर बम वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। कौन से प्रिंसिपल पर न्यूक्लियर बम जो है वो कौन सा परमाणु बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। वैक्यूम एयर कंप्रेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और मैग्नेटिक वेव। ये चारों ही ऑप्शन के प्रिंसिपल पर बॉम्ब बन चुके हैं, ठीक है। तो बताइए न्यूक्लियर बॉम्ब कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। और इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं, विखंडन। तो जो न्यूक्लियर बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करता है, नाभिकीय विखंडन में काम करता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, ठीक है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, पहली कंडीशन ये होती है, ये आ रहा है, ठीक है, और ये स्ट्राइक करता है अनस्टेबल मेटल पर। अनस्टेबल मेटल जो जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उतना ही अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो कुछ एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे यूरेनियम 235, ठीक है, प्लूटोनियम, ये दोनों ही अनस्टेबल मेटल है। इन पे जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आता है तो इसको ये तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने की वजह से जो न्यूक्लियस टूटा है उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है, जो टेम्परेचर बढ़ाती है, ठीक है। तो यूरो जब न्यूक्लियर बम फटता है तो वहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं होता, टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा। इतना टेम्परेचर राइज हो जाता है जहाँ के मेन साइड पे तो लोगों की जो वेजिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी, घर खड़े रहेंगे, और लोगों की जो स्किन है वो भी पिघल जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन अलग चीज़ है, इसमें टूटता नहीं, इसमें कुछ एटम आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी निकलती है वो इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फिशन यानी कि विखंडन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होती है, ठीक है। वैक्यूम एयर कंप्रेशन अभी एक रिसेंट में
क्योंकि शीत युद्ध कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। रशिया और अमेरिका के बीच में ही सबसे बड़ा कंपटीशन हुआ करता था। हालांकि अब चाइना और बाकी भी पार्टी आ गई है। तो अमेरिका ने एक बम बनाया था जिसका नाम था, जो वैक्यूम प्रेशर पे बेस्ड था, मतलब उसमें न्यूक्लियर फ्यूल यूज नहीं होता था, हवा को ही कंप्रेस करके और उसको ब्लास्ट किया जाता था। तो उसने बोला था मदर ऑफ ऑल बम, ऐसे करके एक बम बनाया था। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इसी फिनोमेना पे रशिया भी काम कर रहा था, इसने अमेरिकन बम से कई सौ गुना हैवी एक बम बनाया, ठीक है, जिसका नाम लिखा फादर ऑफ ऑल बम। ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स पे भी बम जा चुके हैं। इराक में जब अमेरिका ने अटैक किया था तो वहां पर मैग्नेटिक वेव्स वाले बम पहले छोड़े गए, जिससे पूरे शहर की लाइट चली गई थी। सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन, सन में एनर्जी का सोर्स कौन सा है? वल्केनिक रिएक्शंस, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन या लावा फ्लो? तो देखिए, वैसे तो वल्केनिक रिएक्शन और लावा फ्लो वो जो है नीचे से होते हैं अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि सन के अंदर भी ऐसा हो, लेकिन वो वल्केनिक रिएक्शन अंदर गर्मी बनी कैसे, उसका रीजन ये खुद नहीं होते, ठीक है। तो सन के अंदर जो ऊर्जा का सोर्स है वो न्यूक्लियर फिशन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। सन के अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मिलकर वो हीलियम जब बनाते हैं तो ये सेम रिएक्शन है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन की, नाभिकीय संलयन की ये रिएक्शन है, जिसकी वजह से वहाँ पर एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। और फाइनली सन इतना हॉट हमें दिखता है कि दूर तक उसकी एनर्जी हमें फील होती है, हीट फील होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के फिनोमेना से ये होता है, ठीक है। और इसी फिनोमेना पे हाइड्रोजन बम काम करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूक्लियर बम की बात की थी, हाइड्रोजन बम इसी फिनोमेना पे काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फेमस साइंटिस्ट वाज फर्स्ट टू लुक एट द स्काई थ्रू टेलीस्कोप? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार टेलीस्कोप से आसमान में देखा था? तो इसका मतलब ये है कि किसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। वी हैड डिस्कस इट यस्टरडे आई थिंक, कि गैलीलियो व्यक्ति था, गैलीलियो गैलीली जिसका नाम है, और ये यूरोप से रहने वाला व्यक्ति था, और इसने पहला टेलीस्कोप इजाद किया। और इस टेलीस्कोप से उसने पहली बार स्काई की तरफ देखा, और स्काई में जब मून को देखा तो वो बहुत डर गया। इसकी थीसिस पब्लिश नहीं होने दी, इसको डरा दिया गया, क्योंकि उस समय पर जो पादरी लोग थे उनका राजाओं पर भी होल्ड होता था, और वो धर्म के खिलाफ अगर कोई बोलता था उस पे कार्रवाई राजा से करवाते थे, ठीक है। तो गैलीलियो ने बहुत सारी चीजें लिखी थीसिस, उसके बाद कोपरनिकस ने उस पर काम किया, ठीक है, जिसे कोपरनिकस क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो गया क्या? गैलीलियो। न्यूटन ने तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज डन बाय विच रेज ऑफ लो वेवलेंथ? इनमें से कौन सी वेवलेंथ के द्वारा मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज किया जाता है, ठीक है। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी कुछ क्लासेस आएंगी जो स्पेशली रेडियो एक्टिविटी पर बेस्ड होंगी। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर जो फिजन और फ्यूजन है उन पर कुछ क्लासेस आएंगी, क्योंकि आपको प्रॉमिस किया गया था कि एईएस का जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम के लिए एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी जो है, एजुकेशन सोसाइटी, तो उस एग्ज़ाम में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा केवीएस पीआरटी के कोर्स में भी आपको रेडियो एक्टिविटी एक ऑप्शन है, वो है। तो अब साइंस की क्योंकि क्लासेस होंगी, कोर्स में भी साइंस की क्लासेस जो है रिदम पे हो जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी के लिए वो क्लासेस में आएगा। तो गामा रेज ऐसी रेज है, ठीक है, जिनसे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। हालांकि अल्फा बीटा रेज भी निकलती है, लेकिन गामा रेज ऐसी है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्लास में इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि एक्स रेज या गामा बीटा रेज में कौन सा प्रोटॉन से बनती है, कौन सी इलेक्ट्रॉन से और कौन सी न्यूट्रॉन से। तो आप अगर आपने पढ़ी हुई है तो ये आपके लिए टास्क है, तब तक आप बताइए, ठीक है, कि ये कौन सी रेज कौन से कंपोनेंट ऑफ एटम से निकलती है। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब वो कंपोनेंट भी बताएंगे। डायोप्टर इज यूनिट ऑफ व्हाट? डायोप्टर किस चीज़ की इकाई है? डायोप्टर एक इकाई यूज की जाती है, यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, या इंटेंसिटी ऑफ साउंड?
तो फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस, इंटेंसिटी ऑफ लेंस या इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड तो नहीं होता, डेसिबल में होता है। लेंस भी नहीं है, फोकल लेंथ भी नहीं है। पावर, जो आप लेंस डलवाते हैं अपने चश्मों में, उसकी जो पावर होती है कि 1 नंबर का है या 2 नंबर का है या 2.5 नंबर का है, ये नंबर कुछ नहीं है, ये डायोप्टर है, ये इसकी इकाई है, लेंस की पावर नापने की इकाई है। टाइम पीरियड फॉर सेकंड पेंडुलम। पेंडुलम कई तरह का होता है, जिसमें एक पेंडुलम में होता है वो सेकंड पेंडुलम होता है। मतलब वो अपना एक साइड का मोशन जो है वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। मान लीजिए ये पेंडुलम है, तो इधर से इधर आने में इसको 1 सेकंड लगता है, और टोटल इधर वापस जाके यहाँ आने में 2 सेकंड लगते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ मूव किया तो वापस आने में इसको 2 सेकंड लगते हैं। ठीक है। रडार इज यूज्ड फॉर व्हाट। रडार एक इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज में यूज होता है? टू लोकेट सबमर्ज सबमरीन्स, रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर्स, डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर के चीज़ों को डिटेक्ट और लोकेट करने के लिए, लोकेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो रडार अक्सर आपने देखा होगा, रडार पे आ गया है उनका जहाज, फिल्मों में देखा होगा कि एक वो होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे दुश्मन के जहाज वगैरह को जो है डिटेक्ट किया जाता है। तो सबमर्ज्ड सबमरीन को नहीं, यहाँ तो सोनार वेव्स यूज की जाती हैं। ठीक है। रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर नहीं, ये है टू डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इस इंस्ट्रूमेंट से कोई ऑब्जेक्ट को रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं और वहाँ से वो वापस टकरा के वापस रिसीव जब होती हैं तो डबल डिस्टेंस, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस था और वापस फिर एक्स डिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो यहाँ से जितना ये इनकी स्पीड होती है इन वेव्स की कि इतने, ये इनकी स्पीड नॉर्मल इतनी है, उससे इसका डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। लोकेट कर पाएंगे पहले तो कहाँ पर है, और डिटेक्ट कर पाएंगे। नॉइज यानी कि शोर यानी कि साउंड किस में मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या है? वाट, रैम, फ्लक्स या डेसिबल? डेसिबल राइट आंसर है। ठीक है। साउंड की जो यूनिट है वो डेसिबल है। विच स्केल इज यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नापने के लिए कौन सा स्केल पैमाने का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर दो चीज़ है। यहाँ पे पूछा है इन्होंने स्केल, अगर आपसे पूछे इंस्ट्रूमेंट तो आंसर अलग हो जाता है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वो तो सीज्मोग्राफ है, क्योंकि जो अर्थ क्वेक में जो वेव्स निकलती हैं उसे सीज्मिक वेव्स भी कहा जाता है, और अर्थक्वेक का दूसरा नाम जो है उसके सीज्मिसिटी भी कहते हैं, उसे सीज्मिसिटी। ठीक है। तो ये सीज्मोग्राफ तो इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो रीडिंग आती है उसमें कितना इंटेंसिटी आई, रिश्टर स्केल यूज किया जाता है। ठीक है। रिश्टर स्केल, मान लीजिए इस पे एक रीडिंग आई है, फिर 2 आई है, तो 3 आई है, तो 4 आई है, तो ये इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी है, और जितनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उतना ही नुकसानदेह वो होता चला जाएगा। तो मान लीजिए ये स्केल और ये स्केल के बीच में अगर यहाँ पर इंटेंसिटी 1 है तो आगे 10 गुना हो जाएगी, उसके बाद अगले स्केल पे फिर से उसका 10 गुना, उससे अगले स्केल पे फिर से उसका 10 गुना, उसके बाद ऐसे 10 गुना। तो यानी कि ये स्केल दिखाने के लिए 1 2 3 4 दिख रहा है, लेकिन चेंज जो आता है वो 10 टाइम हो जाता है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, टर्म फोकस एंड एपिसेंटर आर एसोसिएटेड विद व्हाट। फोकस और एपिसेंटर शब्द किसके साथ जुड़े हुए हैं? अर्थक्वेक के साथ, वोल्केनोज के साथ, साइक्लोन्स के साथ या लैंडस्लाइड के साथ? फोकस एंड एपिसेंटर शब्द किसके साथ जुड़े हुए हैं? भूकंप के साथ, ज्वालामुखी के साथ, चक्रवात के साथ या फिर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन के साथ? तो ये जो जुड़े हुए हैं अर्थक्वेक के साथ। ठीक है। जब भी कोई भूकंप आता है तो बताया जाता है उसका फोकस कहाँ है। ठीक है। तो भूकंप मोस्टली जो ये फोकस वाले आते हैं तो अर्थ की जो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ठीक है। काफ़ी दिनों तक ये अर्थक्वेक जो है
एक दूसरे मूवमेंट कर रही होती हैं, तो इनमें यहाँ पर स्ट्रेन बन जाता है और सडनली फिर ये मूव कर, जब ये स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, होल्ड नहीं कर पाते स्ट्रेन को, तो ये मूवमेंट दिखाई देती है और थोड़ा वाइब्रेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, प्लेटें आगे बढ़ती हैं वापस आती हैं, ऐसे करके एडजस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भूकंप होता है। तो ये धरती के ऊपर तो होता नहीं है, तो अर्थ के जो क्रस्ट है उसके नीचे जहाँ पर ये होता है उसे तो कहते हैं फोकस, केंद्र। ठीक है, और जो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑन सरफेस, जहाँ सबसे पहले ये वेव्स महसूस की जाती हैं, उसे कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर को परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहीं पे होता है, इसके आसपास ही, और ये सबसे पहले ये अर्थ क्वेक की वेव्स जो है डिटेक्ट यहीं पे होती है। हालांकि फिर बाकी जगह पर भी, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता जाता है। मान लीजिए यहाँ पर फील करना है तो डिस्टेंस बढ़ गया, थोड़ा लेट पहुँचेगी, यहाँ पे फील करना है तो और लेट पहुँचेगी। तो इस तरीके से ये हमें दिखता है। ठीक है, तो अब आप सभी की क्लास जो है वो ओवर हो गई है। क्लास कैसी लगी? अगर यूजफुल लगी है, काम की है, तो ज़रूर हमें इसको लाइक कीजिए और बताइए कि क्लास कंटिन्यू करें। तो उससे हमें लगेगा कि आपके लिए यूजफुल है ये क्लास, आपको कुछ साइंस की समझ बढ़ रही है। ठीक है, बेसिक साइंस की क्लास रेगुलर है, आप इनको करते रहें। ठीक है, और जो बच्चे कोर्स से जुड़े हुए हैं, KVSPRT के कोर्स से जुड़े हुए हैं, वो रेगुलर अपने क्लासेस चेक करते रहें, क्योंकि रेगुलरली क्लास उसमें ऐड हो रही है। हिंदी लगभग कंप्लीशन की तरफ है। ठीक है, EVS कंप्लीशन की तरफ है। EVS इस वीक का टारगेट है कि कंप्लीट होगी, और फिर उसके बाद इस मंथ साइंस पे जो है कंप्लीशन की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और रीजनिंग लगभग कंप्लीट है। ठीक है, आप चेक करते रहें, इंग्लिश की क्लासेस भी बीच बीच में ऐड हो रही हैं। तो सभी बच्चे जो हैं वो इसको कंप्लीट करें, DSSB के बच्चे भी इस चीज़ को चेक करें। बस एक GS की क्लासेज है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ हम EVS का पोर्शन जब यहाँ कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद वहाँ GS की क्लासेस को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अगर हमारे KVSPRT कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे कोर्स को में आप एनरोल कर लीजिए। 2499 प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो जनरल पेपर है TGT PGT के लिए, या फिर कंप्लीट पेपर है PRT के लिए, ठीक है, तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है, आप उसमें एनरोल कीजिए। आपको क्वालिटी क्लासेस दी जाएगी। KVSPRT के लिए मैं कह रहा हूँ, KVSPRT ने क्योंकि अपना सिलेबस दिया हुआ है, तो बेस्ट कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मैच कर लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे से मैच कर लेना, बेस्ट सबसे बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब पे भी इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए कि KVS की तैयारी कौन कहाँ करवा रहा है, और उसके बाद आपको अपने कंटेंट से जो है कंपैरिजन कीजिए। KVSPRT के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज में आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, DSSB PRT की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, तो आप हमारी ऐप द फीडियाज एकेडमी जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपको स्ट्रेटजी मिलेगी और हेल्प मिलेगी प्रिपरेशन करने में। आपका टाइम बचेगा, क्योंकि नोट्स बने हुए हैं वहाँ पर, और नोट्स बन के प्रॉपर क्लासेज आपको टू द पॉइंट दी जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फॉलो करते रहिए हमें, और क्लासेस को रेगुलर करते रहिए, खुश रहिए, सबसे ज़रूरी यही है। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी फायर बनाइए, उस फायर को जगाइए, अपने अंदर वो फायर बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अपने अंदर जो मेटल है, आपके खून में जो आयरन है ना, उसको फील कीजिए और अपनी शक्ति को एकत्रित कीजिए, फोकस कीजिए। आपकी जो शक्तियाँ हैं उनको भूलना नहीं है। हनुमान अपनी शक्ति भूले थे, जैसे हनुमान अपनी शक्ति भूल के अपने आप को नॉर्मल समझते थे, तो आप भी अपनी शक्तियों को ना भूलें और अपने आप को शक्तिशाली फील करें, अपनी एनर्जीज को पहचानें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई क्लास में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।